चलिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्शन बिलो आर गिवन आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, जो रिएक्शन दे रखी है उसका। तो रिएक्शन क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन बन रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, पर यार लेड की बात हो रही है, लेड नहीं है पर तो लेड ऑक्साइड है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो CO2 तो है ही नहीं इधर रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, या तो C है, CO2 तो है ना, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाना, तो यहाँ कार्बन है और ये देख लो ऑक्सीजन ऐड हो रखा है, तो यानी कि ये सही है थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये लेड ऑक्साइड है और यहाँ पर आके सिर्फ लेड रह गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी कि ये रिड्यूस्ड हुआ, तो फोर्थ सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, और आई थिंक इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर है, और थर्ड एंड फोर्थ हमारी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक रिएक्शन दे रखा है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। तो हमें पूछ रखा है कि किस तरह की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहले तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा सब कुछ, तो प्लेलिस्ट में जाके पहले चैप्टर पढ़ो ताकि ये सारी चीजें समझ आए। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका आंसर है ये फोर्थ। क्योंकि देखो जो आयरन है ना और यह एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव होता है आयरन से। रिएक्टिविटी की एक सीरीज होती है, उसमें एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। वो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो कम रिएक्टिव वाले के सॉल्यूशन में से उसका सॉल्यूशन ले लेता है। तो यहाँ कम रिएक्टिव वाला आयरन है, तो आयरन का सॉल्यूशन ले लिया, देखो यहाँ पर Al2O3 हो गया और आयरन अकेला बच गया, तो ये डिस्प्लेस कर दिया उसने, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला स्मॉल रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन को ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डाइल्यूट है, और अपना आयरन आयरन फिलिंग। तो ये जब करेंगे हम, तो आपकी इक्वेशन बनेगी FeCl2 और आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ 2 लगा दो, आई थिंक अब बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब देखो इस इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन है। क्योंकि देखो इसमें हमें पता है कि जो आपका आयरन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसने आयरन ने ये FeCl2 के साथ सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस अकेली लिबरेट हो गई। तो यानी क्या बनेगा, ये आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, और आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, इसमें मैं क्या समझाऊं, थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। इसमें लिखा है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ आइटम है, जैसे यहाँ ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट साइड होती है। तो इसमें मान लो ये आपके आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लो ये एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 2। तो इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स है ना, वो बोथ साइड में इक्वल होने चाहिए। तो यही होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड में नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मान लो इस साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, तो रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, तो इधर भी किसी भी तरह करके आपको 2 ही हाइड्रोजन बनाने हैं। इस तरह के सारे आइटम आपके बराबर होने चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब ये बैलेंस इक्वेशन क्यों जरूरी होती है, ये बैलेंस इक्वेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एक चीज होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर होना चाहिए, तो उसको बराबर करने के लिए हम सारी चीजें बराबर करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स की। ठीक है, तो रीजन भी बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और बैलेंस भी करना है। तो पढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस गैस है, तो जी लिख दो, कंबाइन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस है, जी लिख दो, स्ट्रेट भी लिखता जा रहा हूँ, और बन गया हमारा अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, और अमोनिया भी गैस है। अब इसको बैलेंस भी करो, तो देख लो हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं या 3 है, ऐसे तो बात नहीं चलेगा। यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं या 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया। अब जैसे यहाँ 2 लगाए तो यहाँ हाइड्रोजन के 6 हो गए, 3 × 2 6, तो यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ 3 लगा दो। अब ये बैलेंस दिखेगी आपको। आई थिंक नहीं, हाँ अब ये बैलेंस है। तो बैलेंस करना अगर आपको नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके करो। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितनी बार बताऊँ तुम्हें, समझ नहीं आता तुम्हें। अरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो ये बैलेंस कर दी और इक्वेशन लिख भी दी। नेक्स्ट देखते हैं इसका। चलेगा, ऐसे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट पढ़ के हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है और बैलेंस भी करना है।
तो लिखते हैं फर्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है H2S, गैस है, स्टेट भी लिख दिया। बर्न इन ऑक्सीजन, इन एयर मतलब ऑक्सीजन, तो O2 ये भी गैस है। और दे रहा है, गिव कर रहा है वाटर जो कि लिक्विड होता है, H2 लिक्विड लिख दिया। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है आपकी, SO2। तो ये हो गई पूरी केमिकल इक्वेशन आपकी, ठीक है, ये ब्लू कलर में लिखी है। अब इसको आप बैलेंस भी करना सीखो। तो बैलेंस करो तो पहले आप देखो हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हमारा ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे ट्रायल एंड मेथड से ही आपको बैलेंस करना होगा। तो अब आप देखो कुछ और देखो करके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन पे यहाँ 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 2 और यहाँ 2 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर आपके 4 हो गए, यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की जगह एक और 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन पे 2 लगाऊंगा तो S2 हो जाएंगे, तो यहाँ S2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अब ये 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे, अब ये हो गई बैलेंस। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम क्या लिखी है, उसको हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है और बैलेंस भी करना है। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे हम, BaCl2 रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2 सल्फेट SO4 फ्री टू गिव, क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो यानी कि BaSO4 प्रेसिपिटेट। तो ऐसे दिखा दिया मैंने, ठीक है। फिर बस अब इसको बैलेंस भी करते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे हम। फिर यहाँ क्लोरीन के 6 हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ क्लोरीन के यहाँ भी 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ बेरियम के 3 है, यहाँ पर बेरियम का देखो आपको 1 ही है, तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा हमें। आई थिंक अब ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अभी आपकी बैलेंस्ड है। तो ऐसे हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन स्टेटमेंट को देख के। और ये सारे चीजें एक्वस है सिवाय BaSO4 को छोड़ के जो सॉलिड है, ये भी लिख लेना स्टेट। चलेगा, इस फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और साथ में बैलेंस भी करना है। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो पोटेशियम मेटल यानी कि K रिएक्ट विथ वाटर यानी कि H2O। और चलो इसका वो भी लिखते जाओ स्टेट। K यानी कि मेटल है तो S होगा, प्लस H2O वाटर है तो लिक्विड होगा। और ये दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, जो कि आपका एक बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, तो AQ, और प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि गैस होती है। तो ये हमने सारी चीजें लिख दी, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी कर लो। बैलेंस करना आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो क्यों ना हम यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ 2 लिखे, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 2 लिखते हैं। लेकिन जैसे यहाँ 2 लिखेंगे तो K के 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लो, अब आप देखोगे ना तो उसको आपको बैलेंस दिखेगी। अभी पूरी आपको इक्वेशन बैलेंस दिखेगी। 2K प्लस 2H2 गिव्स 2KOH प्लस H2, ठीक है। इसी तरह बैलेंस करने हैं और स्टेट भी लिख दिया हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 का फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन सामने आपके लिखी हुई है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस करने के लिए पहले आप देखो कैल्शियम बैलेंस है कि बैलेंस। तो कैल्शियम आपका बैलेंस है लेफ्ट एंड राइट दोनों में 1 है। फिर उसका नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन राइट में 2 है, ये 2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर 1 है, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसी हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस होती है। इस पे और वीडियो बना दूंगा, वैसे मैं समझा चुका हूँ जब चैप्टर पढ़ा रहा था बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। 2 हो गई, अब यहाँ पर 2 हो गई। अब आगे देखो दूसरी चीज, अब आप देख लो आपका ये N बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, ये देखो ना 2 ये और 2 ये, हाइड्रोजन 4 यहाँ 2 ही है, तो यहाँ पर 2 और लगाना पड़ेगा 2H2O। बस अब आप इसको देखो, अब ये पूरी बैलेंस मिलेगी आपको। अब आप इसको चेक कर लो, सारी चीजें इसमें बैलेंस मिलेगी, तो सारे आइटम बैलेंस। केमिकल क्वेश्चन बैलेंस करने का ऐसे ही हिट एंड ट्रायल प्रैक्टिस से आपको और हो जाएगा। मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ बैलेंस करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन देखो, 6 का सेकंड पार्ट। इसको ये सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या, सबसे पहले हम सोडियम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड में सोडियम के 2 हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो सोडियम बैलेंस हो गया हमारा। अब और चीजें देखते हैं और क्या बैलेंस नहीं है इसमें। अच्छा, अब हाइड्रोजन हमारा यहाँ हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2 4, यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा 4। अब देखो सारी चीजें बैलेंस मिलेगी आपको। हाइड्रोजन 4 हो गए, सोडियम 2 2 हो गए, ऑक्सीजन जितने होने चाहिए उतने ही है, आइटम 6 6 है दोनों साइड। तो अब आप चेक करोगे तो आपको ये पूरी इक्वेशन बैलेंस दिखेगी। और एक और चीज बताऊं, ये तो हो गया क्वेश्चन का काम कि बैलेंस करना है, बस ये हो गई बैलेंस सिंपली। इस इक्वेशन को ठीक से देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना उसका है, जिसमें हमारे ये देखो ये सोडियम का इसके साथ बन जाएगा और हाइड्रोजन का इसके साथ बन जाएगा, तब ये Na2SO4H2O बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन बैलेंस का था तो मैं बता दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, 6 का थर्ड क्वेश्चन, ये केमिकल क्वेश्चन, इसको बैलेंस करना है। तो देख लो
आई होप आपको आवाज में सही आ रही हो, माइक थोड़ा सा नीचे गिर गया था मेरा, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसको, तो सोडियम देखते हैं। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक है सोडियम का आइटम, राइट हैंड साइड में भी एक है, बैलेंस है। Cl का एक है, यहाँ भी एक है। Ag एक है, यहाँ भी एक है। उसके बाद N नाइट्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के तीन है। तो ये तो पूरी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन में हमें ज्यादा कुछ चेंज करने नहीं पड़े, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेकिन इससे रिलेटेड चलो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पर भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो एग्जांपल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वो वीडियो देखो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे कनेक्ट करना सीखो चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये सिक्स्थ का लास्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन। ये केमिकल क्वेश्चन आपके सामने लिखी हुई है और हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अपना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। तो चेक करेंगे, देखो तो बी ए दोनों में एक है, लेफ्ट में भी राइट में भी ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के दो आइटम है, यहाँ पर क्लोरीन का सिर्फ एक ही आइटम है, तो यहाँ पर हमें दो लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ दो लिख दिया। लेकिन जैसे यहाँ दो लिखा तो हाइड्रोजन के यहाँ दो हो गए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के दो ही थे, तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। SO4 तो भी ये बैलेंस्ड है। तो हमें बस यहाँ पर HCl के आगे 2 लगाना था। आई होप आपको दिख रहा हो, ये 2 लिखा है मैंने, BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो अब ये बैलेंस्ड है आपकी, अब ये आपकी बैलेंस हो गई। तो बस इतना ही काम होता है बैलेंस में। और अब देख लिया करो पहले, एलिमेंट्स वगैरह देख लिया करो, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे ट्रायल एंड एरर का काम है इसमें पूरा बेसिकली। और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। और किसी बंदे को दिक्कत आ रही है, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बता देना, और वीडियो बना देंगे। चलिए, सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, हमें स्टेटमेंट दे रखी है नीचे और हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारा लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो लिखते हैं और बैलेंस करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर, वाटर सबको पता है H2। अब इसको चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं है, यानी सारे आइटम बराबर है। तो कैल्शियम यहाँ एक है लेफ्ट में, राइट में भी एक है। कार्बन लेफ्ट में एक है, ये रहा, ये देखो कार्बन एक है, तो यहाँ पर भी एक ही है। उसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पर दो और दो चार हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के तीन और एक चार, यहाँ भी चार ही है। हाइड्रोजन के यहाँ दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन के दो है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यही है इसका आंसर सेवंथ का फर्स्ट का, जो मैंने नीचे येलो में लिखा है। ये केमिकल इक्वेशन है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो सेवंथ का सेकंड पार्ट देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ का। हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस भी करनी है। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक होता है हमारा Zn, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, और ये देगा हमें जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी कि Ag। अब इसको बैलेंस भी करो, लिख तो दी, अब इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए हम पहले देखेंगे जिंक लेफ्ट में एक है, यहाँ भी एक है। अच्छा, सिल्वर का यहाँ पर एक है, NO3 के यहाँ पर दो है ना, NO3 के यहाँ पर दो है, यानी नाइट्रोजन दो है और ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक ही है, तो यहाँ दो हो जाएंगे। तो अब देखो, अब नाइट्रोजन दो और ऑक्सीजन 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर सिल्वर दो हो गए, तो यहाँ पर भी सिल्वर दो करने पड़ेंगे। तो अब हो गई ये बैलेंस्ड। अभी आपकी पूरी बैलेंस चेक कर लो। Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स ZnNO3 2 प्लस 2Ag। अभी आपकी पूरी पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक, और बैलेंस कैसे किया हमने, ट्रायल एंड एरर मेथड से। और नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर पढ़ो। चलेगा सेवंथ का थर्ड पार्ट, सेवंथ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हमें बैलेंस करना है और केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करना है। तो एल्यूमिनियम होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर यानी कि Cu। ये तो लिख दिया हमने केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस भी करो। तो देखो बैलेंस पहले एल्यूमिनियम देख लेते हैं, लेफ्ट में राइट, लेफ्ट और राइट दोनों में एक एक है, तो ये तो ठीक है। कॉपर लेफ्ट और राइट दोनों में एक एक है, लेकिन क्लोरीन अलग है, यहाँ दो है या तीन है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर दो लिख दूँ तो यहाँ पर 6 क्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 लिखना पड़ेगा, 3 आइटम। तो यहाँ पर जैसे ही 3 लिखा मैंने, तो एक चीज हो गई क्या, कि कॉपर यहाँ 3 हो गए यहाँ पर, तो फिर यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ एल्यूमिनियम 2 हो गए थे, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये पूरी बैलेंस है, 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2LCl3 प्लस 3Cu। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर, चलिए गाइस, ये सेवंथ का लास्ट पार्ट है। ये हमें स्टेटमेंट का केमिकल इक्वेशन लिखना है, वो भी बैलेंस्ड। तो लिखते हैं, लिखा हुआ है पहला बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl,
Cl2, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट, गिव्स बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। अब इसको देखो पहले बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस भी तो करना है हमें। तो बेरियम के लेफ्ट में रिएक्टेंट में एक है, यहाँ पर राइट में भी एक है, ये तो बैलेंस है। पोटेशियम के यहाँ पर दो आइटम है, यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हमें दो से पीछे दो लगाना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, क्लोरीन के दो हैं, यहाँ भी दो हैं, SO4 तो अब सारी चीज़ें बैलेंस से चेक कर लो। देखो तो बस हमने KCl के आगे प्रोडक्ट साइड में दो लगा दिया तो हमारी हर चीज़ बैलेंस हो गई। तो इसी के साथ हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें ये स्टेटमेंट की केमिकल इक्वेशन बतानी है और साथ में ये भी बताना है किस टाइप की रिएक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है वो भी बताना है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI, ये होता है ना बेरियम आयोडाइड BaI, तो दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। BaI2 आयोडीन गिव्स पोटेशियम आयोडाइड यानी KI प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। तो ये तो हमने लिख दी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, BaBr2, आई होप दिख रही है आपको। अब इसको पहले बैलेंस भी करो। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, के सेम है, आयोडीन यहाँ दो है तो यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा तभी दो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने वहाँ दो लगाया तो के दो हो गए इधर राइट में, तो यहाँ भी दो करना पड़ेगा। अब ये पूरी बैलेंस्ड है, अभी आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो इसको गौर से देखो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखो ये KBr ये वाला इसके साथ जुड़ गया और BrBa2 ये इसके साथ जुड़ गया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। हमें ये स्टेटमेंट को केमिकल क्वेश्चन लिखना है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखना है। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 टूट के बन गया जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो देखो ये तो हमने ये लिख दी इक्वेशन। अब ये बैलेंस है तो ऑक्सीजन के तीन सबकी बैलेंस भी ऑलरेडी, ठीक है, तो बैलेंस भी कर दी और इक्वेशन लिख भी दी। अब हमें बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखो यार, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर, तो हमें पता है कि एक रिएक्टेंट है और वो दो प्रोडक्ट में बढ़ गया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन कह रहा ना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये भी बता दिया डीकम्पोजिशन, क्योंकि डीकम्पोजिशन में ये होता है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ, एक जिंक कार्बोनेट है जो दो बन गया प्रोडक्ट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में एक और चीज बोल सकता हूँ कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हमने इसको हीट किया होगा तभी ये दो में टूटा है। तो ये इसको पूरा नाम दे दो थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देखेंगे। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसकी हमें केमिकल क्वेश्चन बनानी है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इजी सी है, तो लिखते हैं हाइड्रोजन H2, क्लोरीन क्या होता है बताओ, Cl2 और गिव हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको बैलेंस भी करना है, H के यहाँ दो है, Cl के दो हैं, तो यहाँ दो लगा दो, बस बैलेंस हो गई। बोलो कोई दिक्कत? अब हमें इसमें सेकंड पार्ट में हमें ये तो हमने इसकी केमिकल इक्वेशन बना ली और बैलेंस भी कर दी। उसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो किस टाइप की रिएक्शन है ये भी बताना हमें। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल होता है कि दो दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर देख लो, एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब समझ नहीं आ रहा तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर पढ़ लो डिटेल में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करना है और साथ में ये बताना है कि किस टाइप की इक्वेशन है, वो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम हो गया अपना Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया अपना HCl, गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब पहले तो इसको बैलेंस कर दो। मैग्नीशियम के लेफ्ट में एक एटम है, राइट में दो है, हाइड्रोजन के यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ दो कर देते हैं ताकि यहाँ हाइड्रोजन के दो हो गए और क्लोरीन के दो। अब ये पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब ये हमें पता, बैलेंस कर दिया हमने, इक्वेशन बना लिया। अब हमें बताना है किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ ठीक से देखोगे तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उसके सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोरीन के साथ बना लेगा सॉल्यूशन और हाइड्रोजन को यहाँ पर अलग से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें कि हीट एक्सक्यूज मी, जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है।
जब उसमें रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, उसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे, वाटर के साथ उसको रिएक्ट करोगे, तो वो एक तो हाइड्रोजन आयन सेपरेट कर देगा, एक ये सल्फेट आयन सेपरेट कर देगा, और प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हीट रिलीज हो गई, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे मीथेन गैस का, ये मीथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन में जब आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हीट दे देगा, तो ये एक्सोथर्मिक हो गए दोनों, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो गई। और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब हीट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और एक्सोथर्मिक में जो भी ये दोनों एग्जांपल लिखे हैं एक्सोथर्मिक के, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुई है, देख लो दोनों केसेस में हीट रिलीज हुई है। एंडोथर्मिक एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है, तो एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये कंटिन्यूशन में हमने 9th क्वेश्चन करा था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और ये दोनों एग्जांपल भी मैंने लिखे हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, मतलब हीट रिलीज होती है। जैसे इसमें देख लो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन आयन निकला, सल्फेट आयन निकला, और ये हीट रिलीज हो गई। सिमिलरली ये मीथेन को ऑक्सीजन में बंद किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और हीट निकली, तो हीट रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट हम एब्जॉर्ब करते हैं। देखो इसका एग्जांपल लिखता हूँ मैं एंडोथर्मिक का, जैसे ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और अगर इसको हीट किया जाए तो अपना नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा NO। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया। तो हीट को जब एब्जॉर्ब किया तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो ब्रोकन हो जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करते हैं हम, तो एनर्जी भी रिलीज होती है, और यही एनर्जी को हम हीट कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। तो ये एनर्जी रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। जो हमने खाना खाया, ये अपना C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो अपना एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में वो बनता है, प्लस वाटर बनता है, और प्लस हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं रेस्पिरेशन को। ठीक है, रिपीट करके सुन लेना 2-3 बार। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांस है। व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन का डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ। तो पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन बता देता हूँ। तो डीकंपोजिशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है, ये होता है डीकंपोजिशन। और कॉम्बिनेशन उसका एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्टेंट होता है या दो रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। तो डिफरेंस समझ गए कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का। अब इनका एग्जांपल देख लो। देखो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल सिंपल है कि भाई आपका मान लो तो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, मान लो हमारा जिंक कार्बोनेट है, ZnC होती है, इसको जब हम हीट करेंगे तो एक तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा हमारा, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन का सीधा एग्जांपल है, सीधा सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस वाटर को कंबाइन करो, आपका वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करो, वाटर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो सिंपली इसको बस आप ये समझ लो, ये एग्जांपल हो गया आपका, इसमें दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना, तो यानी ये कॉम्बिनेशन का। और ये एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन का, इसमें एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट बना, तो यही होता है डिफरेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देने, जो कि जब एनर्जी जिसमें हम सप्लाई करते हैं हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो बड़े सारे एग्जांपल मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था पूरा का पूरा, तो मैंने दिए हैं। तो पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। तो हीट वाला देखते हैं हम। हीट का सिंपल एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर दो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन जाता है। तो ये हो गया हीट का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं लाइट का। लाइट का एग्जांपल है सिल्वर वाला। ये भी मैं आपको जब पढ़ा रहा था समझा चुका हूँ कि मान लो आप, ये है सिल्वर क्लोराइड, इसको आप लाइट में रख दो, सनलाइट में। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सिल्वर अलग हो जाएगा इसमें से और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो देखो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये लाइट का भी हो गया। तीसरा और आखिरी इलेक्ट्रिसिटी का, तो सिंपल है, पानी ले लो, पानी में इलेक्ट्रिक करंट डाल दो, तो उसमें से हाइड्रोजन आयन
हाइड्रोजन अलग आ जाएगा, ऑक्सीजन अलग आ जाएगा। तो ये तीनों एग्जांपल हैं हीट, लाइट और करंट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा था। तो डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप वो चैप्टर पूरा देखो प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पर तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि फॉर द रिवाइज पर्पस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव वाला जो आपका एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि मान लो ये है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट। अब जो जिंक है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से सल्फेट ले लेगा खुद, जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर इसमें से डिस्प्लेस आउट कर देगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। ठीक है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तभी आप कर पाओगे डिस्प्लेस। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देख लो, जैसे पहले भी करवा चुका हूं टेक्स्ट क्वेश्चन में। ये मान लो बेरियम क्लोराइड है और ये आपका पोटेशियम सल्फेट है। तो अब ये दो हैं, अब ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। तो बेरियम सल्फेट के साथ सॉल्यूशन बना देगा तो BaSO4, और ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ बन जाएगा तो क्या बनेगा आपका 2KCl। KCl ये इधर दिख रहा होगा आपको 2KCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक दूसरे दो कंपाउंड एक दूसरे से सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस हो रहे हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो वाला डिस्प्लेस कर देगा कम रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। इसको और डिटेल में समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर पढ़ा रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसमें इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, तो कॉपर मेटल यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को हम यूज करके हम सिल्वर डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन में से अलग कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो CuNO3 बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा, और हमारा सिंपली सिल्वर यहाँ पर ये देखो सिल्वर अकेला डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल भी है, और इसी तरह सिल्वर आपका डिस्प्लेस भी हो गया और रिफाइन भी हो गया, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने ये वाली टेक्निक यूज करी, कौन सी टेक्निक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसमें हम रिएक्टिविटी देखते हैं और हमें पता है कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक्सप्लेन करना है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें जब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। मतलब इनसॉल्युबल मतलब वो सॉल्युबल नहीं होता, तो अलग से वो दिख जाता है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड मास बनता है, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल सिंपल है, अगर बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में हम ऐड करें, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बनेगा, तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा जो कि ये प्रेसिपिटेट होगा, वाइट पीपीटी बनेगा, वाइट पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, और 2NaCl बन जाएगा। और अगर आप ये ठीक से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, लेकिन प्रेसिपिटेट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये हो गया एक एग्जांपल। ऐसे और एग्जांपल है, सिल्वर नाइट्रेट वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद टू एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है, इन विच द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो ये सोडियम है और इसने ये ऑक्सीजन गेन किया तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। मैं भी इसको बैलेंस नहीं कर रहा, बस आपको समझा रहा हूँ, बैलेंस तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल हो गया। ऑक्सीडेशन होता क्या है, जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड कर लिया, गेन कर लिया। तो इसमें देख लो सोडियम ने, या सिंपली सोडियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो सोडियम में ऑक्सीजन गेन हो गया ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो ऑक्सीडेशन का, सिंपल, ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें हम ऑक्सीजन गैस जोड़े तो पानी बन जाता है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें ये देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन गेन हो गया। ठीक है, तो जहां भी ऑक्सीजन गेन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसके ये दो एग्जांपल मैंने लिख दिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गैस, ये वही कंटिन्यूशन है 16 का सेकंड पार्ट।
प्रीवियस में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और उसके एग्जांपल देखे, तो भी हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जैक्टली अपोजिट, ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब द सब्सटेंस या द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। मान लो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ऐड हुई, तो यहाँ बन गया Cu+H2O। तो इस तरीके को हम बोलेंगे, क्योंकि देखो ये CuO था तो O गायब हो गया कॉपर का, यानी ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन का एक और तरीके से आप बोल सकते हो रिडक्शन को, कि या तो मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का गेन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया ना H2, तो इसलिए इसको रिडक्शन बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा प्लेलिस्ट जाके चैप्टर पढ़ो, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, जिसका एक्स दे रखा है, यही हमें बताना है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड कंपाउंड फॉर्म। तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट जो है, जो एक्स बोल रहा है, वो है कॉपर। कॉपर है शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, और उसको जब हम हीट करेंगे इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन में हीट किया हमने, तो जैसे हमने ऑक्सीजन में हीट किया इसको, तो कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है, और वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ये कह रहा है ना, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, तो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो है कॉपर ऑक्साइड। समझ गए? अब इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, CuO2, तो यहाँ 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो ये बैलेंस भी हो गई। ठीक है, समझ गए ना? तो बेसिकली वो एलिमेंट है कॉपर, ब्राउन कलर का शाइनी कॉपर होता है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश शाइनी एलिमेंट, और जब उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बना हमारा कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, आप जनरल नॉलेज से भी बता सकते हो कि भाई लोहे की चीज़ों में, आर्टिकल मतलब कोई भी लोहे का कोई भी सामान को आर्टिकल बोलते हैं, तो आयरन आर्टिकल मतलब लोहे का कोई भी सामान। तो हम पेंट क्यों करते हैं लोहे के सामान पे? भाई पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो जो इन्वायरमेंट में जो आपकी ऑक्सीजन है या जो भी चीज़ें हैं उसके साथ रिएक्शन ना हो पाए और रस्टिंग ना हो उस आयरन पे, और वाटर की मॉइस्चर की वजह से भी जो रस्टिंग आ जाती है वो भी ना हो। तो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों, एयर में ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर होता है बारिश वारिश में, वो रस्टिंग ना कर पाए, और मतलब कि आयरन है उसके सरफेस तक ना पहुंच पाए, ये दोनों चीजें, ऑक्सीजन और वाटर। क्योंकि ये दोनों पहुंचते हैं तभी तो ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन में, और वो उसका फिर फेड हो जाता है कलर वगैरह। तो पेंट क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर को आयरन के सरफेस तक पहुंचने नहीं देता, प्रिवेंट करके रखता है। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन आपका कहता है कि जो भी हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं, उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जैसे आप अपनी पोटैटो चिप्स वगैरह देखते हैं ना मार्केट से, जो हम खरीदते हैं चिप्स वगैरह, लेज, जो भी व्हाटएवर चिप्स, उसके अंदर जो हवा भरी हुई होती है, हम कहते हैं हवा भरी हुई है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन की हवा होती है वो क्यों होती है नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन तो होता है ना, वो अनरिएक्टिव गैस है, वो रिएक्ट नहीं करता। अगर हम ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीजन तो रिएक्टिव गैस है, तो फूड के साथ रिएक्ट कर जाएगी और फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रेंसिड हो जाएगा। रेंसिड मतलब खराब, सड़ जाएगा फूड। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है वो अनरिएक्टिव होती है, तो वो उस फूड के साथ रिएक्ट नहीं होती, तो फूड हमारा प्रिजर्व भी रखती है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी हम पैकेट वाली चिप्स या कुछ भी देखते हैं, उसमें जो हवा भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों नाइट्रोजन गैस ही क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होती है और फूड को रेंसिड यानी कि सड़ने से बचाती है। ऑक्सीजन वगैरह दूसरी गैस डालेंगे तो वो तो रिएक्ट कर जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और फूड सड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन कोरोजन। तो अभी हमने प्रीवियस 19 क्वेश्चन नंबर 19 में देखा, क्वेश्चन नंबर 19 या आई थिंक 18 में देखा कि आयरन आर्टिकल या लोहे के सामान पे हम पेंट कर देते हैं। तो वो पेंट क्यों करते हैं? कोरोजन से बचाने के लिए। तो बेसिकली कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ फिनोमिना जिसमें कि जो हमारा इन्वायरमेंट की जो एयर है यानी ऑक्सीजन है, या बारिश वारिश हो तो वाटर है, ये क्या करता है, आयरन, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ कि आयरन इज अ पार्ट ऑफ अ कोरोजन। जब ये ऑक्सीजन या वाटर जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी वजह से जो उसके ओरिजिनल कलर है वो फेड हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन, जंग लगना, जिसको हम बोलते हैं आसान भाषा में। तो कोरोजन यही है। तो कोरोजन बेसिकली जो रस्टिंग, जो लोहे के सामान पे हमारे रस्ट लग जाता है ना, बारिश में या गीले में, मॉइस्चर में, या एयर के ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आने से, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो इसका एग्जांपल है कि कोरोजन से बचने के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, कैपिटलाइजिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में। बेसिकली रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन
ऑफ ऑयल एंड फैट फूड, मतलब जो हमारे खाने में ऑयल होता है, फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन अगर हो जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए कि हवा हवा में अगर उसको खुला छोड़ दें तो हवा में जो ऑक्सीजन है O2 के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो फूड खराब हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो उससे बचने के लिए जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, उसको अंदर नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अनरिएक्टिव गैस होती है, और अनरिएक्टिव गैस होती है तो इसीलिए वो फूड को प्रिवेंट करती है, क्योंकि उस फूड के अंदर जैसे चिप्स पैकेट के अंदर जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस की होती है, तो वो जो नाइट्रोजन गैस होती है ना वो रिएक्ट नहीं करती फूड के साथ, तो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती तो फूड आपका प्रिजर्व रहता है, सड़ता नहीं जल्दी से। अगर उसी में नाइट्रोजन गैस की जगह अगर हम ऑक्सीजन गैस डाल दें पोटैटो चिप्स में, तो ऑक्सीजन गैस रिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट कर जाएगी फूड के साथ और फूड सड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी।